गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल G10 क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस चैनल में बात करेंगे कक्षा 10 को लेकर के यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार और यूरोप में राष्ट्र का निर्माण। इन पॉइंट्स पर आज हम बातचीत करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों, जैसे आप ये चित्र देख रहे हो, इस चित्र में आपको बताया गया है फ्रेडरिक शौर्यू एक विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न राष्ट्रों के बीच संधि 1848। फ्रेडरिक शौर्यू एक चित्रकार थे जिन्होंने ये चित्र बनाया था। इस चित्र का वर्णन हम नीचे पढ़ेंगे। 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार होते थे फ्रेडरिक शौर्यू। उन्होंने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। इसमें उन्होंने अपने सपनों का एक संसार रचा था जो इस चित्रों में दर्शाया गया है। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यदि हम देखते हैं तो यूरोप और अमेरिका के लोगो दिखाए गए हैं, जिसमें सभी की उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। पिछली बार हमने पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान स्वतंत्रता को क्या हुआ, एक महिला का रूप प्रदान किया था। क्योंकि हम लोग अपनी स्वतंत्रता की देवी को एक चित्र के रूप में अंकित करना चाहते हैं और जिसमें महिला का रूप प्रदान करते हैं। इसमें यदि हम देखते हैं तो दूसरे में मनुष्य के हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र है। जब प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश स्थानों का अवशेष बिखरे हुए हैं और शौर्यू के कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिसकी पहचान उनके कपड़ों, राष्ट्रीय पोशाकों से होती है। और स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्वतंत्र राष्ट्र जो स्विट्जरलैंड आदि हैं। फ्रांसीसी भी क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। जैसा दोबारा इस चित्र को देखिए। इस चित्र में हम देखते हैं एक ऊपर जो है ये गोड़ दिए हुए हैं, ये यहाँ पे गोड़ को दर्शाया गया है। ये स्वतंत्रता की देवी है और ये लंबी कतार है राष्ट्रवादियों की। किसकी है? राष्ट्रवादियों की ये लंबी कतार है। चलिए आगे देखते हैं। इसी चैप्टर में कुछ नए शब्द आएंगे। निरंकुशवाद। निरंकुशवाद को कहते हैं एब्सोल्यूटिज्म, यानी कि जो पहले भी आपको बताया गया है कि ऐसी सरकारी या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर कोई भी अंकुश ना हो। शब्द है निरंकुश। निरंकुश मतलब जिस पर कोई अंकुश ना हो। इतिहास में पहले ऐसी राजशाही सरकारें हुआ करती थी जिन्हें निरंकुश सरकार कहते थे, जो केंद्रीकृत और सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। लुईस वॉल्टर की सरकार भी उनमें से एक है। दूसरा शब्द आता है जिसे फ्रेडरिक शौर्यू ने यूज किया है, कल्पनादर्श अर्थात यूटोपिया। एक ऐसी समाज की कल्पना करना या इतना आदर्श हो जिसका साकार होना लगभग असंभव हो, तो जो केवल कल्पना में ही संभव हो सकता है लेकिन रियलिटी में उसका संभव होना असंभव हो, उस शब्द को कहते हैं कल्पनादर्श। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वापिस चैप्टर पर आते हैं। तो जब हम चित्र को देखते हैं, इस चित्र में हम देखते हैं कि लोगों का एक ग्रुप है, एक लाइन है, और जो स्वतंत्रता की देवी के पास पहुंच जाती है, जो अपने हाथों में अलग अलग तरह के झंडे लिए हुए हैं। तो उसके पीछे कुछ जर्मनी के लोग हैं। तो मतलब सबसे पहले स्वतंत्रता मिली अमेरिका को, उसके बाद स्विट्जरलैंड को, और इन्हीं के देखा देखी कुछ लोग और आगे बढ़े, जिनमें फ्रांस, जर्मनी, इटली ये लोग शामिल हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय शौर्यू ने एक छवि निर्मित की थी तो जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। और जो झंडा थामे हैं वो 1848 की उदारवादी उम्मीद की अभिव्यक्ति है, जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, 2 सिसिलियों का राजशाही, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस आदि के लोग हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, जो मैंने आपको बताया था, भगवान देख रहे हैं। संत फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। चित्रकार ने जो इसका इस्तेमाल किया दुनिया और राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। मतलब चित्रकार क्या चाहते हैं कि सबके बीच में बंधुत्व हो, लड़ाई झगड़े ना हो। इस अध्याय में भी ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति शौर्यू ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत के रूप में उभरा है जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए, और इन्हीं परिवर्तनों के अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्रराज का उदय हुआ। पूछा जाता है कि राष्ट्रराज का उदय कब हुआ? तो राष्ट्रराज का जो उदय हुआ वो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था।
क्यों हुआ था? काफ़ी समय से संघर्ष चल रहा था। उस संघर्ष के मद्देनज़र और लोगों में जागरूकता आ चुकी थी उदारवाद की, आज़ादी की, स्वतंत्रता की। वो अपने अधिकार चाहते थे। उन अधिकार के लिए सबके मन में राष्ट्रराज का उदय हो गया था। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन राष्ट्रराज में न केवल उसके शासकों बल्कि अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी। यह संघर्ष नेताओं और आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुआ था। इस अध्याय में हम उन्हीं सभी प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेंगे जो 19वीं सदी में यूरोप के राष्ट्रराज और राष्ट्रवाद के अस्तित्व में आए थे। एक प्रश्न बनता है, अर्नेस्ट रेनन राष्ट्र क्या है? एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे अर्नेस्ट रेनन। 1823 और 1892 में इनकी जन्म और मृत्यु हुई थी। इन्होंने 1882 में सोर्बोन विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान दिया था। उस व्याख्यान में राष्ट्र के प्रति अपनी समझ को प्रस्तुत किया था और बाद में इसके प्रति एक निबंध छपा था जिसका नाम था राष्ट्र क्या है, क्वेश्चन क्यू इज नेशन। इस निबंध में रेनन ने इस विचार की आलोचना करता था कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल या धर्म या क्षेत्र से बनता है। रेनन क्या करता है, इस विचार की आलोचना करता है, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि राष्ट्र में क्या होता है, एक तरह की भाषा होनी चाहिए, एक तरह की नस्लें होनी चाहिए, नस्लें मतलब जाति, एक ही धर्म होना चाहिए और एक तरह का क्षेत्र होना चाहिए। तो राष्ट्र के प्रति जो अर्नेस्ट रेनन थे वो रेनन इसकी आलोचना करते हैं। रेनन कहते हैं एक राष्ट्र लंबे प्रयास, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा, संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम करने की इच्छा, एक जनसमूह होने की है जरूरी शर्तें हैं। ये कहते थे राष्ट्र एक बहुत बड़ा व्यापक एकता है। राष्ट्र क्या है? राष्ट्र बहुत बड़ा है। राष्ट्र में हर चीज़ शामिल है। शौर्य भी होगा, महान पुरुष भी होंगे, लंबे प्रयास भी होंगे, त्याग भी होंगे, निष्ठा भी होंगे, समान गौरव भी होंगे, मतलब सबका सम्मान भी होगा, सबका संकल्प भी होगा और एक साथ काम यानी विश्व बंधुत्व की भावना भी होगी। जब ये सब चीज़ें एक जनसमूह में होती है तब वह जाके राष्ट्र बनता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है और प्रांत उसके निवासी हैं, अर्थात सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी है। यदि उस प्रांत में कोई निवासी है तो वह सलाह ले सकता है। उसकी प्रांत उस हर निवासी की सलाह ले जानी भी आवश्यक है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती। कोई राष्ट्र नहीं चाहता कि उसकी सीमाएं बढ़ाई जाए या किसी देश का अपने राज्य में विलय किया जाए। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि है ज़रूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। अगर दुनिया में केवल एक कानून और एक ही मालिक होता तो क्या स्वतंत्रता रह पाएगी? नहीं, स्वतंत्रता नहीं रह सकती। इसलिए स्वतंत्र रहने के लिए राष्ट्रों का निर्माण होना भी जरूरी है, स्वाभिमान का होना भी जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे एक नया शब्द आता है जनमत संग्रह। हम 7 शब्दों पर डिस्कस करते चलेंगे। जनमत संग्रह आपको बताया था क्लास में, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, तो यह जनमत संग्रह होता है। प्रत्यक्ष मतदान होता है, आमने सामने बात, जैसे 10 लोग खड़े हैं या 50 लोग खड़े हुए हैं, हमने एक मीटिंग की, उस मीटिंग में हमने कहा भाई जो इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं वो अपना हाथ ऊपर करे, तो यह हो गया जनमत संग्रह। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। बच्चों आपको याद होगा कि सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। राष्ट्रवाद की यदि सबसे पहले स्पष्ट अभिव्यक्ति देखी जाती है तो वह फ्रांसीसी क्रांति में देखी जाती है। और मैंने याद दिलाया था फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, याद करने का तरीका 1789 यानी कि 1789। आपको ये भी ध्यान है कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। आप उसका नाम बताएंगे, निरंकुश राजा का नाम क्या था? फ्रांसीसी, और वह किस वंश से संबंधित था? ये आप कमेंट में पास करेंगे, अभी करेंगे जल्दी।
फ्रांसीसी क्रांति में जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए थे उसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकालकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई थी। अर्थात ये कहना चाहते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो सत्ता चेंज हुई थी, प्रभुसत्ता चेंज हुई थी, वह प्रभुसत्ता किसके हाथों में चली गई थी? फ्रांसीसी नागरिकों में के हाथों में चली गई थी। अर्थात वहाँ पर गणतंत्र का निर्माण हो चुका था और क्रांति ने घोषणा की थी कि अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वही उसकी नियति तय करेंगे। मतलब लोग तय करेंगे किस राष्ट्र का गठन होगा, उस राष्ट्र में कौन से अधिकार होंगे, प्रजा को, लोगों को क्या क्या अधिकार मिलेंगे, लोग क्या कार्य करेंगे, कैसे कार्य करेंगे, ये सब क्रांति में घोषणा हो चुकी थी। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने अनेक ऐसे कदम उठाए जिनमें फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना हो सकती थी। तो वे कदम कौन से थे? वे कदम थे पितृभूमि, यानी कि पिता की भूमि, जो आज तक चले आ रहे हैं। यदि कोई बेटा है, कोई वंशज है, तो वंशज को पिता की भूमि विरासत में मिलती है। और नागरिक, यदि हम एक राष्ट्र के हैं तो उस राष्ट्र के नागरिक हैं। ऐसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया था, जो उसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। जीवन जीने का अधिकार एक समान अधिकार है या नहीं है। इसके लिए फ्रांसिस में एक नया झंडा तिरंगा चुना गया, जिससे पहले राजध्वज की जगह ले ली। यदि पूछा जाए कि पहले राजध्वज की जगह कितने ली, नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा, द ट्रिकलर। स्टेट जनरल, जो फ्रांस की संविधान सभा थी, चुनने के लिए थी, तो स्टेट जनरल का चुनाव भी सैकड़ों नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। आज भी फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है। नई स्तुतियाँ रची गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ, और ये सब किसके नाम पे हुआ था? ये सब राष्ट्र के नाम पर। जैसे भारत में होता है, जब भी हम राष्ट्र की बात करते हैं या कोई स्वतंत्रता प्रोग्राम होता है तो हम भी महात्मा गांधी जी को, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हैं। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई और जिससे अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए गए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। भार तथा नापने की एक व्यवस्था इकाई लागू की गई। आंतरिक आयात निर्यात मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जो सामान जाता है, जो सामान मंगाते हैं, उस पर जो शुल्क लगा हुआ था वह शुल्क समाप्त कर दिया गया। भार और नापने की जो इकाई थी वो सभी जगह एक जैसी हो गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली जाने वाली भाषा लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। यानी कि फ्रांस की राष्ट्रभाषा कौन सी हो गई? फ्रांस हो गई, जो पेरिस में ज़्यादा बोली जाती थी। और क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की थी कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। फ्रांस ने यह घोषणा कर दी, जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे उन्होंने घोषणा कर दी कि फ्रांसीसी जो राष्ट्र है उस राष्ट्र का लक्ष्य है ये कि वह यूरोप के जो अन्य राष्ट्र हैं उन्हें भी निरंकुश शासकों से मुक्त, मतलब वहाँ भी प्रजातंत्र का गठन कराए। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा, कि मतलब वहाँ भी प्रजा की सरकार बनाने में मदद करेगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों तक पहुँची तो छात्र और शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे और उनकी यही गतिविधियाँ अभिमानों और फ्रेंच सेनाओं के लिए एक रास्ता तैयार किया था, जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के बड़े इलाके में घुसी और क्रांतिकारी युद्धों के साथ शुरू होने लगे। फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेश ले जाने लगी। मतलब क्या हुआ कि फ्रांसीसी की जो सेनाएं थी, फ्रांस की सेनाएं क्या करने लगी? पड़ोस के जो देश थे, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, इन इलाकों में घुसे, वहाँ पे युद्ध शुरू किए। किसके खिलाफ? वहाँ के शासक के खिलाफ, निरंकुश शासक के खिलाफ, और वहाँ की जनता को अपने साथ लिया, वहाँ के क्रांतिकारियों को अपने साथ लिया और इस प्रकार से वहाँ भी राष्ट्रवाद का विचार जाने लगा। तो इसलिए कहते हैं कि फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में लेकर जाने लगी। वहाँ के जो लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, वो भी फ्रांस से प्रभावित होने लगे। नेपोलियन के नियंत्रण में जो भी विशाल क्षेत्र आया, वहाँ उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की, जिन्हें फ्रांस में पहले आरंभ किया जा चुका था। आपके ध्यान होगा नेपोलियन ने एक कोड बनाए थे जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। उन्हीं नियमों को फ्रांस ने अपने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के बड़े इलाकों में जहाँ जहाँ भी नेपोलियन गए, नेपोलियन जहाँ नियंत्रण किया जिस क्षेत्र में, वहाँ उन्होंने उन्हीं नियमों को आरंभ कर दिया। फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन ने निसंदेह प्रजातंत्र को नष्ट किया था। अच्छा, हुआ क्या था? जब नेपोलियन ने फ्रांस का राजतंत्र तो नष्ट कर दिया था, क्योंकि प्रजा की सरकार तो रही नहीं थी, तो नेपोलियन ने जब फ्रांस राजतंत्र को नष्ट कर दिया, लेकिन फिर भी जो नियम थे वो एक संवैधानिक थे, क्योंकि प्रशासनिक क्षेत्र में उसके क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया।
मगर उसने प्रशासनिक क्षेत्र में क्या किया था, क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश। उसने क्रांतिकारी जो सिद्धांत थे, जिन सिद्धांतों पर क्रांति स्टार्ट हुई थी, केवल राजशाही थी लेकिन वो निरंकुश थी, उन पर कोई अंकुश नहीं था। तो नेपोलियन ने सबको अधिकार दे दिए थे। अब देखिए कौन कौन से दिए थे। पूरी व्यवस्था को अधिकार संघ को कुशल बनाने में मदद की थी, और 1804 ईस्वी की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसने क्या किया था, जन्म पर आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिया था। पूछा जाता है अक्सर नागरिक संहिता के कुछ विशेषताएं बताइए, तो नागरिक संहिता के अनुसार जन्म पर आधारित विशेष अधिकार जो थे वो समाप्त हो गए थे, जो कुलीनों को और पादरियों को मिले हुए थे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया कि कानून के समक्ष सब बराबर होंगे, चाहे वो गरीब है या अमीर है, सभी बराबर होंगे, सबको संपत्ति का अधिकार होगा। इस संहिता से फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों को भी लागू किया गया, यानी कि ये जो संविधान था, ये जो संहिता थी, ये जो नियम थे, इसे जहाँ जहाँ फ्रांस में नियंत्रण किया गया था, अब जिन क्षेत्रों पर कब्जा किया गया था वहाँ पे लागू कर दिया गया। इसी प्रकार से डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया और सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई थी। तो ये भी एक कानून के तहत था। यदि संहिता नहीं होती तो क्या संभव हो पाता? ये संभव नहीं हो सकता था। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया था। जो श्रेणी संघ के नियंत्रण थे, श्रेणी संघ क्या थे? जो कारीगर के संघ बने थे, श्रेणी संघ और व्यापार संघ, उनके नियंत्रणों को हटा दिया गया था। क्या मतलब क्या कहते हैं कि हम जो व्यापार करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, एक स्थान से दूसरे से सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, वो नियंत्रण वहाँ पर नहीं होगा। हम कहीं भी जा सकते हैं बेचने के लिए। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। किसान, कारीगर, मजदूर, नए उद्योगपतियों को नई नई मिली आज़ादी चखी, मतलब उन लोगों को भी नई आज़ादी मिली थी तो उन्होंने उसका स्वाद लिया। ये कोई खाने के प्लेट नहीं कि उसका स्वाद ले रहे हैं, आज़ादी की बात है कि आज़ादी को एंजॉय किया। उद्योगपति और खासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन पर सहूलियत होगी। जब एक तरह का कानून होगा, एक तरह की भार होगी, एक तरह की मुद्रा होगी, तो हम अपने सामान को कहीं भी बेच सकते हैं, हमें उसकी वही कीमत मिलेगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया थी। लोग बात तो समझने लगे थे, लेकिन जब जो इलाके जीत लिए गए, वहाँ के जो लोकल पीपल थे, उनकी फ्रांसीसी शासन के प्रति कुछ मिलीजुली प्रतिक्रियाएँ भी थी। हर जगह होता है, हर लोग कुछ फेवर में होते हैं तो कुछ अपोजिट होते हैं। तो शुरुआत में अनेक स्थान जैसे होलैंड, स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहर जैसे ब्रसेल्स, मेंच, मिलान, वार्सा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। पहले तो उनका स्वागत किया गया, लेकिन मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। उसमें धीरे धीरे वो क्या हो गया, फिर वो दुश्मनी होने लगी। जैसे पहले हमारे यहाँ अंग्रेज़ों को बुलाया गया था, और जब अंग्रेज़ों ने पूरे भारत पर अधिकार कर लिया, फिर हम उनको खदेड़ने की बात हुई कि उनको भाई हमें भारत आज़ाद करेगी। तो जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, कर बढ़े हुए थे, सेंसरशिप थी, और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तन से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आने लगे। जब हमें बाकी यूरोप को भी जीतना है, सभी को फ्रांस में शामिल करना है, या फ्रांस जैसे नियम पूरे यूरोप पर लागू करने हैं, तो सेना की आवश्यकताएं पड़ेगी। सेना में भर्ती होंगे, और भर्ती होंगे तो कुछ नुकसान भी होंगे। तो जनता को ये नुकसान ज़्यादा दिखाई देने लगे, जो उसे प्रशासनिक से फ़ायदा मिला था। लीजिए हम एक चित्र पर नजर डालते हैं। यूक्रेन जर्मनी में स्वतंत्रता के वृक्ष का आरोपण। जब एक जर्मन चित्रकार थे कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विषय फ्रेंच सेनाओं के जबरेकन शहर पर कब्जा। जब फ्रेंच सेनाओं ने जबरेकन शहर पर कब्जा किया तो उन्होंने इस तरह के से फ्रांस की सेनाओं का स्वागत किया था और वहाँ पर एक स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किया था। तो इस तरह हम कह सकते हैं। अच्छा अभी देखिए, अपनी नीली, सफ़ेद और लाल पोशाकों से पहचाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों ने दमनकारियों का रूप सैनिकों को किस रूप में प्रस्तुत किया है? दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया है। एक किसान की गाड़ी बाएं छीनते हुए कुछ युवा महिलाओं को तंग कर रहे हैं। महिलाओं को, जो बीच वाला पोर्शन है, महिलाओं को तंग कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये लोग महिलाओं को तंग कर रहे हैं। इसी प्रकार से
एक किसान को घुटने गिरते हुए मजदूर कर रहे हैं। स्वतंत्रता के वृक्ष पर लगाई जा रही पट्टी पर लिखा उसका अनुवाद है, हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। फ्रांसीसी ने इस दावे पर व्यंग किया है कि वे जिन इलाकों में जाते थे वहाँ राजतंत्र का विरोध कर मुक्तिदाता बन जाते थे। एक ये चित्र है, इस चित्र में आपको बताया जाता है कि राइनलैंड का डाकिया लाइप्सिग से आते हुए सब कुछ गंवा देता है, सब कुछ गंवा देता है। पीछे चित्र जा रहे हैं तो ये सब कुछ गंवा दिया है। यहाँ नेपोलियन ने 1813 में लाइप्सिग की लड़ाई हार कर फ्रांस लौटते हुए, नेपोलियन को 1813 में लाइप्सिग की लड़ाई हार कर फ्रांस लौटते हुए डाकिया के रूप में दिखाया गया है। उसके झोले से गिरती हुई हर चिट्ठी पर उनके भूभागों के नाम लिखे हैं जिन्हें वह हार चुका है। अगले चैप्टर में हम पढ़ते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अगर हम 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखते हैं तो उसमें वैसे राष्ट्र आज नहीं मिलेंगे जो आज है, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली या स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। तब वे राजशाही, डची या कैंटनों में बटे हुए थे, मतलब वो अलग अलग भागों में बटे हुए थे, कबीलों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र, जिनके शासक स्वतंत्र थे लेकिन वो कबीलों में थे। पूर्वी और मध्य यूरोप के निरंकुश शासकों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे जो अपने आप को उनकी किसी सामूहिक पहचान या समान संस्कृति का भागीदार भी नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे। विभिन्न जातीय समूह, मतलब वो कबीले थे, हर कबीलों की संस्कृति अलग होती है, उनकी सामूहिक पहचान अलग होती है, तो मतलब उनकी सामूहिक पहचान एक तरह की नहीं थी। अलग अलग ग्रुप में रहते तो उनके अलग अलग सदस्य थे, अलग जाति थी उनकी। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्र और जनसमूहों को जोड़कर बना हुआ था। इसमें एप्पल्स के ट्रोल, ऑस्ट्रिया, सुडेंटेनलैंड आदि जैसे इलाकों में बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। कहाँ पर ज़्यादा बोलते थे? जो ऑस्ट्रिया हंगरी का हैब्सबर्ग साम्राज्य था वहाँ पर जर्मन भाषा वाले लोग ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतावली भाषा भी प्रांत, मतलब वहाँ पे इटली वाली लैंग्वेज भी बोली जाती है। इटली में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? इतावली भाषा। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिशिया या कुलीन वर्ग पोलिश भाषा बोलते थे और इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग की साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते, मतलब दास व्यवस्था में रहते थे। जैसे उत्तर में बोहेमियन, स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट और पूर्व की तरफ ट्रांसवेलिया में रहने वाले रोमन लोग। तो कुछ लोग थे जो अधीन व्यवस्था यानी कि दास प्रथा में रहते थे। कौन कौन से थे? बोहेमियन, स्लोवाक, स्लोवेन्स, क्रोएट और पूर्व की तरफ ट्रांसवेलिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाला तो नहीं था और इस तरह समूह को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। यदि वहाँ पे सम्राट था तो सम्राट के प्रति सबकी क्या थी? निष्ठा थी। राष्ट्रवाद का और राष्ट्र विचार कैसे उभरा? जैसे कि आपने फ्रांस के क्रांति में पढ़ा तो बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि राष्ट्रवाद या राष्ट्र राज्य का जो विचार है वो लोगों के मन में किस प्रकार से आया था। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग, जमीन का मालिक कौन होता था? कुलीन वर्ग होता था और यही वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभावशाली वर्ग था। इस वर्ग का एक सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजन के आर पार व्याप्त थी। ये ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे, शहरी क्षेत्रों में हवेलियों के मालिक थे और ग्रामीण इलाकों में जमीन जायदाद के। राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के बीच ये फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे और उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े होते थे, मतलब राज परिवार से उनके जो बंधन थे वो वैवाहिक बंधन से जुड़ जाते थे। मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा सा समूह था और जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक भी थे। पश्चिम में ज़्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार काम करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी जिस पर भूदास, मतलब दास लोग खेती करते थे। गरीब लोग खेती करते थे, गरीब किसान जो थे वो उस पर खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार की वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। जब पश्चिमी और मध्य यूरोप में औद्योगिक उत्पादन होने लगा, लोगों में क्रांति आने लगी, तो उन्होंने उत्पादन पर जोर दिया। जनसंख्या बढ़ेगी तो उत्पादन चाहिए, तो उन्होंने उत्पादन पर जोर ध्यान दिया। उससे शहरों का विकास होने लगा और बिजनेसमैनों का, वाणिज्यिक वर्गों का उदय होने लगा, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका होता है। यानी कि यदि बाजार में उत्पादन है तभी तो औद्योगिकरण है और बाजार में उत्पादन नहीं है तो औद्योगिकरण नहीं होगा। तो इसी प्रकार से इंग्लैंड में औद्योगिक
औद्योगिकरण कब शुरू हुआ था? 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हो गया था। लेकिन यही औद्योगिकरण फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ था और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए थे, जैसे श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग, जो उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने थे। मध्य वर्ग में कौन कौन आए थे? जो कुलीन वर्ग थे, जो बड़े पूंजीपति थे, उन पूंजीपति वो उद्योगपति बन गए, वो व्यापारी बन गए और वो सेवा क्षेत्र में बन गए। तो इनको अब क्या कहा जाने लगा? मध्य वर्ग। और दूसरा वर्ग हो गया श्रमिक वर्ग, जो वहाँ पर काम करते थे, कामगारों का वर्ग। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों के आकार 19वीं सदी के अंतिम दशक तक बहुत छोटा था। मध्य और पूर्वी यूरोप में क्या था? इन समूह का आकार क्या, मतलब ये समूह कैसे छोटे छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। लेकिन जब कुलीन विशेष अधिकार की समाप्ति हो गई, कुलीन के विशेष अधिकार को जैसे नेपोलियन ने उनको समाप्त किया, तो उसके बाद जब एक चीज़ कोई समाप्त हो जाती है तो फिर तो उसको दोबारा शुरू करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए उन विशेष अधिकार की समाप्ति के बाद जो ये शिक्षित पढ़े लिखे लोग थे, जो उदारवादी लोग थे और मध्य वर्ग, उनके बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय होने लगे थे। क्योंकि ये तो व्यापारी थे, व्यापारी को तो अपना प्रॉफिट देखना है। इनका प्रॉफिट था कि जहाँ पर लोग खुश हैं, जहाँ लोगों को आज़ादी है, तभी तो वो सामान खरीदेंगे, तभी हमारे सामान का प्रोग्रेस करेंगे। तो इसलिए वो इसके जो विचार थे वो लोकप्रिय हुए थे। शब्द आता है उदारवादी राष्ट्रवाद का क्या मायने है? यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआत में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से जुड़े हुए थे। मतलब इन्होंने बताया कि उदारवाद का जो अर्थ क्या था वो राष्ट्रीय एकता से संबंधित था। राष्ट्रीय एकता कैसे होगी? उदारवाद यानी लिबरलिज्म। पूछा जाता है कि उदारवाद का अर्थ कहाँ से आया, उदारवाद कौन से शब्द से बना है? उदारवाद को अंग्रेजी में बोलते हैं लिबरलिज्म। ये शब्द लैटिन भाषा के शब्द, जिसको लैटिन बोला जाता है, लैटिन भाषा के शब्द लाइबर पर आधारित है और लाइबर का अर्थ होता है आज़ाद। तो लिबरलिज्म मतलब क्या होगा? आज़ादी। तो नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था कि व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हुई, जो प्रजा की सहमति से बनी हो, प्रजा की वोट के द्वारा बनी हो, वही तो उदारवादी सरकार होगी। सहमति कैसे होगी? प्रजा अपने प्रतिनिधि को वोट देगी तब वो सहमति बनेगी। तो एंगेजमेंट वोटिंग प्रणाली है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पाद्री वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति, संविधान, संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्ष रखता। जब क्रांति हो गई तो उदारवाद किसका पक्षधर हो गया था? पहले निरंकुश शासक, पाद्री वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति के बाद निरंकुश शासक जो वो खत्म होना चाहिए, पाद्री वर्ग के विशेष अधिकार समाप्त होने चाहिए। संविधान और संसदीय प्रतिनिधि सरकार जो आपको नेपोलियन ने दी थी, जो एक संविधान लिखा था, लेकिन उसकी जो सरकार थी वो संसदीय प्रतिनिधि नहीं थी। तो ये अब इसके पक्षधर थे कि एक संसद हो, संसद में प्रतिनिधि की सरकार हो, अलग अलग इलाके से प्रतिनिधि चुने जाए। जैसे यहाँ पर MLAs और MP चुने जाते हैं, उनकी सरकार होती है ना। तो 19वीं सदी में उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल दे। वो कहते हैं कि निजी संपत्ति का स्वामी भी हो। उदारवादी क्या हो? जिसके बाद निजी संपत्ति के स्वामी हो, ऐसा भी हो। लेकिन यह जरूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मत अधिकार के पक्ष में था। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस था कि वो ये तो चाहते थे कि कानून में के समक्ष सबकी बराबरी हो, लेकिन वो सबके मत अधिकार के पक्ष में नहीं था। आप याद करेंगे कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजतंत्र प्रयोग था। कि मतलब उदारवादी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये फ्रांस की क्रांति में हुआ था। और वहाँ मत देने का और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। ये लोग चाहते थे कि संपत्ति का अधिकार हो, और ये भी कहते थे कि जिनके पास संपत्ति है वही लोग मत देंगे, वही लोग वोट देंगे। और जिन लोगों के पास संपत्ति नहीं है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, महिला तो सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकार से वंचित किया गया। जिनके पास संपत्ति नहीं है वे पुरुष और सभी महिलाएं राजनीतिक अधिकारों में भाग नहीं ले सकते, उनको कोई राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेगा। मीन्स वो वोट नहीं करेंगे, मत देने का अधिकार उनको नहीं था। तो केवल थोड़े से समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ था। जैकोबिन शासन आया था, उसने थोड़े से समय के लिए वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त किया था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लेकर आई और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। जो नेपोलियन की संहिता थी उन्होंने सीमित मताधिकार किए कि भाई जो लोग संपत्तिवान होंगे, जिनके पास संपत्ति होगी, वही लोग टैक्स देंगे, वही लोग मत देंगे, और महिलाओं को अवयस्क महिलाओं को उन्होंने दूसरों के अधीन कर दिया, पिताओं के और पतियों के अधीन कर दिया। और बोला कि तुम्हें नॉलेज नहीं है राजनीति की, तुम लोग वोट नहीं करोगे।
संपूर्ण 19वीं सदी और 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्तिविहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकार की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। जब किसी को कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो आंदोलन ही करेंगे। तो महिलाएं और जो पुरुष थे जिनको वोट का अधिकार नहीं था वो लोग अपने अधिकारों की मांग करते गए। आर्थिक क्षेत्र में ये तो था राजनीति। अब आर्थिक उदारवाद क्या है? आर्थिक क्षेत्र की बात यदि हम करते हैं तो आर्थिक क्षेत्र में तो इसमें रुपये पैसे की बात आती है, इसमें इनकम की बात होती है जिससे जीवन की रोजी रोटी चलती है। ये उदारवाद कहते हैं कि बाजारों की मुक्ति, चीज़ों और पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म किया जाए, कि बाजार मुक्त हो। बाजार में चीज़ों और पूंजी का जो आवागमन पर जो राज्य द्वारा कर लगाए जाते हैं, जो टैक्स लगाए जाते हैं, वो नियंत्रण के चीज़ का नियंत्रण कर से ही तो है कि वो खत्म किया जाए। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी कि आइए 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी एक मुद्रा और नापतोल पर। नेपोलियन के जो प्रशासनिक कदम थे उनसे प्रभावित हुए लोग और उस नेपोलियन ने क्या किया, 39 छोटे छोटे राज्यों का एक महासंघ बनाया और इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग से नुरेम्बर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। तो 1833 की बात हम करते हैं तो वहाँ पे हैम्बर्ग से नुरेम्बर्ग जाकर अपनी माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। तो जब वो 11 बार नाकों से गुजरेगा तो कितनी उसके पास जो सामान होगा उसकी कीमत कितनी बढ़ जाएगी, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और हर बार लगभग उसको 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं के वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी अपनी नापतोल व्यवस्था थी, तो हिसाब लगाने में समय भी लगता था। अब देखिए उदाहरण दिया है इन्होंने, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि मसलन नापने की इकाई का पैमाना LA था। एक मसलन कपड़ा होता है, उसके नापने की इकाई का पैमाना जो था वो LA था, और जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती रहती थी। एक LA कपड़ा यदि फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था तो वह 54.7 सेंटीमीटर मिलता, और उसी कपड़े को यदि मेंज में खरीदा जाता तो वह 55.1 सेंटीमीटर मिलता, और उसी कपड़े को यदि नुरेम्बर्ग में खरीदा जाता तो वह 65.6 सेंटीमीटर मिलता था, और फ्राइबर्ग में उसकी लंबाई 53.5 सेंटीमीटर होती थी। तो इस प्रकार से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नापतोल में कितना डिफरेंस था। नई वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था, जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। ये लोग चाहते, जो नया वर्ग था, नया मध्य वर्ग जो था, जो उद्योगपतियों का वर्ग था, वो कहता था कि भाई ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए जहाँ पे वस्तुओं की लंबाई, नाप तोल और कीमत अलग अलग हो। वो कहते थे कि जो पूंजी का आवागमन वो बाधा रहित, तो ऐसी बाधा नहीं होनी चाहिए। इसी की पहल पर 1834 ईस्वी में पर्सा में एक पहल की गई, वहाँ पे एक संघ का निर्माण किया गया जिसे कहते हैं शुल्क संघ जोल्वेराइन। प्रश्न पूछता है जोल्वेराइन क्या है? जोल्वेराइन एक शुल्क संघ है जिसे 1834 में निर्माण किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए थे, और इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया था। ये तो थे शुल्क अवरोध, जो भी बताया था कि 11 नाकों पर टैक्स देना पड़ता था, तो ये शुल्क अवरोध थे। और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई थी, जो पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और राष्ट्रीय हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया, और उस समय पनप रही राष्ट्रवादी भावनाओं में आर्थिक राष्ट्रवादी की लहर ने मौजूद के मतलब ऊपर से रेलवे का निर्माण हो चुका था, तो रेलवे क्या करता था, डिस्टेंस को कम ही करता था, समय को कम करता था, तो इसलिए जो राष्ट्रवादी भावना थी वो एक स्थान से दूसरे में जल्दी पहुँच रही थी और आर्थिक लहर को मजबूती से बढ़ा दिया गया था। अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था की शब्दावली में सोचने लगे थे। अर्थशास्त्री किसमें सोचते थे? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को, कि एक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था कैसे काम होती है। वे चर्चा करने लगे थे राष्ट्र कैसे विकास कर सकता है और कौन कौन से आर्थिक कदम राष्ट्र को निर्मित करने में मदद कर सकते हैं। जर्मनी के ट्यूबिंजन विश्वविद्यालय में एक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे फ्रेडरिक लिस्ट। उन्होंने 1834 में लिखा है कि जोल्वेराइन का जो लक्ष्य था वो जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना है। वह राष्ट्र की आर्थिक हालत जितना भारी तरह से उसके हितों की रक्षा करके मजबूत बनाएगा, उतना ही आंतरिक उत्पादन को बढ़ाकर भी करेगा। उसे प्रांतीय हितों को आपस में जोड़कर राष्ट्रीय भावना को जगाना और उठाना चाहिए। जर्मन लोग यह समझ गए हैं कि एक मुक्त आर्थिक व्यवस्था ही राष्ट्रीय भावना से उत्पन्न होने वाला एकमात्र जरिया है। तो जोल्वेराइन का जो लक्ष्य किया गया था, जोल्वेराइन का जो निर्माण किया गया, उसकी जो स्थापना की गई तो उसके लक्ष्य भी निर्धारित किए गए थे।
इसके बाद आते हैं 1815 में के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 की जो तिथि है बहुत इम्पोर्टेंट है। नेपोलियन की जो हार हुई थी वो 1815 में हुई थी। फिलहाल इतना याद रखें, बाकी आगे हम चर्चा करेंगे क्यों हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था। तो नेपोलियन की जो हार हुई थी वो कब हुई थी? 1815 ईस्वी में हुई थी। तो इस सरकार जब इसकी हार हो गई तो जो यूरोपीय सरकार थी वो रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी। शब्द आता है रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या है? रूढ़िवाद क्या चीज़ है? रूढ़िवाद एक राजनीतिक दर्शन और परंपरा है जो स्थापित संस्थान और रिवाजों पर जोर देता है, तेज बदलाव के बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास पर बल देता है। रूढ़िवाद एक परंपरा है, जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, लोग उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। लोग पुरानी रूढ़ियों को नहीं छोड़ना चाहते थे, और जो पुरानी रूढ़ियों को छोड़ेंगे तो तेज बदलाव होता है। तो रूढ़िवाद कहता था नहीं, हमें तो जैसा पहले आ रहा वैसे ही रहना है। तो वो न्यू टेक्नोलॉजी को बल नहीं देते थे। तो आगे बढ़ते हैं। रूढ़िवादी क्या मानते थे? राज्य और समाज की स्थापित परंपराएं, जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति, परिवार, जो पहले बनी आ रही थी, जो 1789 से पहले थी, उन्हीं को वो लोग चाहते थे। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी क्रांति से पहले दौर में वापसी नहीं चाहते, और कुछ लोग रूढ़िवादी थे जो ये कहते हैं नहीं यार, क्रांति के पहले दौर में ना जाया जाए। नेपोलियन के द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत करने में सक्षम। क्या आधुनिकीकरण तो हो, यदि आधुनिकीकरण होगा तो राजतंत्र जैसी जो पारंपरिक संस्थाएं हैं, शासन करने का जो नियम है वो मजबूत होता है, और वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद तथा भू दासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। यदि एक आधुनिक सेना है, कुशल नौकरशाही है, गतिशील अर्थव्यवस्था है और सामंतवाद और भू दासत्व की समाप्ति हो जाती है, तो यूरोप में जो निरंकुश राजतंत्र है वो उन्हें भी शक्ति प्रदान कर सकते थे, ऐसा उनका विचार था। 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर के नेपोलियन को हराया था, इसके जो प्रतिनिधि थे वो यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। और इस सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्यूक मेटरनिक, ये नाम है ड्यूक मेटरनिक। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 ईस्वी में ट्रेटी ऑफ वियना संधि तैयार की थी, जिसका उद्देश्य कई सारे बदलावों को समाप्त करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए ब्रूबो वंश को सत्ता में बहाल किया गया था, और फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया था जिन पर कब्जा करके उसने नेपोलियन के अधीन किया था। नाम आता है ब्रूबो वंश का। ब्रूबो वंश से कौन संबंधित था? उसके शासक का नाम लिखेंगे। ब्रूबो वंश से जो शासक संबंधित थे उनके शासकों का नाम लिखेंगे। फ्रांस की सीमा पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि फ्रांस भविष्य में विस्तार न कर सके। और उत्तर में क्या हुआ? उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम शामिल था। दक्षिण में पीडमंट में जेनेवो को जोड़ दिया गया, और पर्शिया को उसकी पश्चिमी सीमा पर महत्वपूर्ण इलाके दे दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। जबकि नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। नेपोलियन ने क्या किया कि जो 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया गया था उसको बरकरार रखा गया। तो जो लास्ट में अभी हमने पढ़ा है। और पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया था, जबकि पर्शिया को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान कर दिया गया था। और इनका मुख्य उद्देश्य था कि उन राजतंत्रों की बहाली की जाए जो नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिए गए थे, और यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करने का लक्ष्य भी इनका था। इससे आगे देखते हैं हम 1815 ईस्वी की जो यूरोपीय शासन व्यवस्था वो निरंकुश थी, ये आपको पहले पढ़ चुके हैं। और आलोचना और असहमति क्या थी वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्था थी वो कैसी थी? वो निरंकुश थी। और जब निरंकुश होती तो क्या है? वो आलोचना कोई असहमति को उसको बर्दाश्त नहीं, वो हर उन गतिविधियों को दबाना चाहती थी जो इन सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। यानी कि जो निरंकुश सरकार के विरोधी लोग थे, जो क्रांतिकारी थे, जो उदारवादी क्रांतिकारी थे, ये उनको दबाना चाहते थे। इन्होंने सरकार ने ऐसे नियम बनाए
कि अखबारों में, किताबों में, नाटकों में, गीतों में जो उनकी बातों पर भी नियंत्रण लगा देते थे। जिन बातों से फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ी स्वतंत्रता या मुक्ति के विचार झलकते थे, इन्होंने उस पर बैन लगा दिया। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की जो स्मृति, जो यादें थी, वो उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी, जिससे नई रूढ़िवादी के व्यवस्था के जो आलोचक थे, उन्होंने राष्ट्रवादी उदारवादियों द्वारा उठाया गया एक मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। वो लोग प्रेस की आज़ादी चाहते थे। इस चित्र में आप देख सकते हो, इस चित्र में दिखाया गया है कि ये एक चिंतकों का क्लब है और ये कहते हैं कि आज की बैठक सबसे महत्वपूर्ण है और बैठक में क्या चीज़ लिखा हुआ है कि हमें कब तक सोचने दिया जाए। ये इसकी सूची थी। पहला समाज का नियम है खामोशी और दूसरा नियम था किसी भी स्थिति बचने के लिए इसके सदस्य का, क्लब का कोई भी सदस्य बोलने के लिए लोभ का शिकार हो जाए और सदस्यों को प्रवेश करने पर मुंह बंद रखने वाले मोहरें बांटे जाएंगे। अगला पॉइंट आता है क्रांतिकारी। जब दमन होने लगेगा किसी भी चीज़ का, जैसे निरंकुश शासक दोबारा आरंभ हो गया, तो निरंकुश शासक नहीं चाहता था कि उदारवादी लोग आए, तो अब क्रांतिकारी पैदा होंगे और उनका दमन किया जाएगा। तो 1815 ईस्वी के बाद बाद के वर्षों में क्या दमन के बहने अनेक उदारवादी और राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया, उनको अंडरग्राउंड कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचार करने का जो काम था, उसके लिए गुप्त संगठन उभारा है कि भाई बिना किसी को बताए चोरी छुपा कोई संगठन बनाया और उनसे उस विचारों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध था जो वियना कांग्रेस के बाद से स्थापित की गई, मतलब जो निरंकुश शासक स्थापित की गई थी, उनका विरोध करना था। तो वो राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध था और स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना, संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए जरूरी था। इसलिए ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के लिए इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जूसेप्पे मैज़िनी। जूसेप्पे मैज़िनी कार्बोनरी का गुप्त संगठन का सदस्य बन गया था। कार्बोनरी का मतलब है कार्बन जलाने वाली संस्था, कोयला जलाने वाली संस्था। तो ये एक ऐसी संस्था थी जिसमें 9 युवकों को भर्ती किया जाता था और उन्हें क्रांति के पाठ पढ़ाए जाते थे। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत भी कर दिया गया था। उसके पश्चात जोसेफे मैज़िनी ने 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था यंग इटली और दूसरा पद में था यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार करने वाले युवा भी थे। मैज़िनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी और इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों में पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। वह चाहता था कि उसको जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना, अर्थात इटली का एकीकरण करना, और यही एकीकरण इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। और इसी मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, पोलैंड में भी गुप्त संगठन कायम किए गए और मैज़िनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैज़िनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया, अंत में जीत दायर की। और मैटरनिक जो चांसलर थे, उन्होंने इसको बताया था, मैज़िनी को बताया था कि यह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। नेक्स्ट चैप्टर है क्रांति का युग। जैसे जैसे व्यवस्थाओं ने अपनी क्रांति का युग कब से कब तक था? 1830 से 1848 तक क्रांतियों का युग चला, मतलब दबा के क्रांतियाँ चली। अब मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊँगा। प्रथम विरोध, अब देखिए कौन कौन से ताकत थे। यूरोप के क्षेत्र थे जहाँ राष्ट्रवाद को क्रांति, इटली, जर्मनी के राज्य, ओटोमन साम्राज्य के सूबे, आयरलैंड और पोलैंड के कुछ ऐसे क्षेत्र थे। और इन क्रांतियों का नेतृत्व किया था उदारवादी राष्ट्रवादियों ने, जो किससे संबंधित थे? जो शिक्षित लोग थे, मध्यवर्गीय विशिष्ट लोग थे। इनमें प्रोफेसर, स्कूल के अध्यापक, क्लर्क और वाणिज्य व्यापार में मध्यवर्गों के लोग शामिल थे। प्रथम विद्रोह कब हुआ था? जुलाई 1830 में हुआ, फ्रांस में हुआ, जिसने बुर्गो राजा को 1815 के बाद जो रूढ़िवादी प्रतिक्रिया के बाद सत्ता में बहाल किया गया था, उसे उखाड़ फेंका और उसकी जगह पर एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया, जिसका अध्यक्ष बनाया गया लुई फिलिप। और मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप भी सर्दी जुकाम हो जाता है। तो जुलाई की क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया। मीन्स कि जब यूरोप में एक विद्रोह हो गया तो आसपास के इलाकों में भी विद्रोह होना था, संपूर्ण यूरोप में विद्रोह होना था। उसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। कौन? ब्रसेल्स। एक घटना जिसने पूरे यूरोप में शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था, वह थी यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। और 15वीं सदी से यूनान ओटोमन का हिस्सा था।
यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों की आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 से आरंभ हो गया था। और यूनान में भी जो निर्वासन में लोग रह रहे थे उनमें पश्चिम यूरोप के लोगों का भी समर्थन मिला, जो कि प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे, उसके प्रति सिंपैथी रखते थे। अब कवियों ने, कलाकारों ने भी यूनान को क्या बताने लगे कि यूरोपीय सभ्यता का पालना, ये बता करके उसकी प्रशंसा करने लगे। और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया गया। यहाँ पर अंग्रेज कवि होते थे एक लॉर्ड बायरन, उन्होंने धन इकट्ठा किया और बाद में वो युद्ध भी लड़ने के लिए गए, जहाँ 1824 में उनकी मृत्यु हो गई थी। 1824 में उनकी मृत्यु हो गई थी और 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि के साथ यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई। प्रश्न है कि यूनान कब स्वतंत्र राष्ट्र हुआ? तो यूनान बना था 1832 ईस्वी में स्वतंत्र राष्ट्र हो गया था। रूमानी कल्पना और राष्ट्रीयता भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्ध और क्षेत्र विस्तार से नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्र के जो निर्माण का विचार था उसमें संस्कृति ने भी एक अहम भूमिका निभाई थी। कला, काव्य, मतलब जो रिटन वो थी, पत्रिकाएं थी, उन पत्रिकाओं को में भी राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने का, व्यक्त करने का मौका दिया गया था। एक रूमानीवाद था, मतलब एक कल्पना की गई थी जो एक सांस्कृतिक आंदोलन था। इसमें एक राष्ट्रीय भावना का विचार विमर्श करना चाहते थे। आमतौर पर रूमानी कलाकार और कवियों ने तर्क वितर्क करके भी उन्होंने विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की और जिसकी जगह भावनाओं, अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया गया। और उनका प्रयास था एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और साझा संस्कृति अतीत को एक राष्ट्र का आधार बनाया जाए। अर्थात जो पुरानी चीज़ें थीं, जो पुरानी साझा संस्कृति थी, उन संस्कृतियों को ही राष्ट्र का आधार बनाया जाए। जर्मन दार्शनिक योहान ग्रांटफिल्ड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया था कि सच्ची जर्मन संस्कृति उनके आम लोगों में नियत थी। राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीत, जनकाव्य, लोक नृत्य से प्रकट होती थी। इसलिए लोक संस्कृति के लिए इन स्वरूपों को ही एकत्र किया जाए। इनको अंकित करना राष्ट्र के निर्माण की परियोजना के लिए आवश्यक था। स्थानीय बोलियों पर बल दिया गया। स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र किया गया क्योंकि वो राष्ट्र बनाना चाहते थे और केवल उनका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना को वापस लाना ही नहीं था, बल्कि जो राष्ट्रीय संदेश था उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना भी था, क्योंकि अधिकांश लोग निरक्षर थे और यह खासतौर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया जैसी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। यद्यपि पोलैंड स्वतंत्र भूक्षेत्र नहीं था, लेकिन संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई और कैरोल कुरपिस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपना ओपेरा और संगीत से गुनगुन किया और पोलोनेज जैसे माजूर्गा जैसे लोक नृत्य को ही राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया गया। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूल से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया। रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया और इसके सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक अधिकार बनाया और चर्च के आयोजन संपूर्ण भाषा में पोलिश भाषा का इस्तेमाल हुआ। नतीजा हुआ कि बड़ी संख्या में पादरी और बिशप को जेल में डाल दिया गया और रूसी अधिकारी ने उन्हें सजा देकर साइबेरिया भेज दिया, क्योंकि रूसी भाषा का प्रचार करने से इन लोगों ने इनकार कर दिया था और पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक रूप में देखी जाने लगी थी। अगला पॉइंट है भूख, कठिनाइयाँ और जन विद्रोह। 1830 का जो दशक था यह यूरोप में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ लेकर के आया था और 19वीं सदी के पहले भाग में पूरे यूरोप की जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई थी। लोगों में, नौकरी ढूंढने वालों में रोजगार की कमियाँ हो गई थी। सब लोग रोजगार चाहते थे। ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त आबादी शहर जाकर लोग भीड़ से गरीब बस्तियों में रहने लगे थे, क्यों लोग गाँव छोड़कर शहर में जाते थे, शहर में काम मिल जाएगा। नगरों में लघु उद्योगपकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े से कड़ी स्पर्धा का सामना भी करना पड़ा था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप से ऊँचा, क्योंकि इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिकरण हुआ था, 18वीं शताब्दी में हो चुका था। बाकी यूरोप में 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण हुआ था। तो इसलिए इंग्लैंड का जो औद्योगिकरण का जो कपड़ा था वो बाकी लघु उद्योगों को नुकसान पहुँचाने वाला था। यूरोप के उन इलाकों में सबसे ज़्यादा मार किसको झेलनी पड़ती थी? मादे को तो झेलनी पड़ती थी। जो छोटे घरों में काम होते, जो घरों में छोटे कारखानों में घरेलू उद्योग होते थे, उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान होता था। उन्हें खाने पीने की चीज़ों का मूल्य बढ़ने और फसल खराब होने पर भी गाँव और शहरों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। 1848 एक ऐसा ही वर्ष था
जहाँ खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी के लिए पेरिस के लोग सड़क पर उतार आए थे। जगह जगह अवरोध लगाए गए थे। लुई फिलिप को भी भागने के लिए मजबूर किया गया था। नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुष अधिकार को मताधिकार प्रदान कर दिया था और काम के अधिकार की गारंटी दी थी और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय कारखाने भी स्थापित किए थे। लेकिन इससे पहले क्या हुआ, 1845 में बुनकरों ने सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा तो लेते थे लेकिन उसके दाम बहुत कम थे। तो एक पत्रकार थे विलियम वोल्फ, उन्होंने सिलेसिया के एक गांव की कहानी व्यक्त की थी। जैसे 18,000 आबादी थी, सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय था और श्रमिकों की हालत बहुत खस्ता थी और काम के लिए बेताब लोग उसके फ़ायदा उठाकर ठेके द्वारा बनाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी थी। ठेकेदार ने क्या किया, जो माल बनवाया था उसकी कीमत गिरा दी थी। 4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतार में चलते ठेकेदार की कोठी पर पहुंच गई। वे ज़्यादा मजदूरी की मांग करे। क्यों पहुंची थी कि वो मांग करे, डिमांड करे तो भाई हमें मजदूरी थोड़ी ज़्यादा दिया जाए। लेकिन ठेकेदार ने उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया तो उन्हें धमकियाँ दी और उन्हें धमकियाँ भी दे दी गई। तो फिर क्या हो जाता, धमकियाँ दी, वो तो मर रहे थे, गरीब थे लोग, खाने को दाना नहीं था। तो इसलिए वो जब भीड़ जब उनके घर में घुस गई, उनके सामान तोड़ दिए गए और ठेकेदार को पास पड़ोस के गाँव में भागना पड़ा और उस गाँव के लोगों ने उसे शरण देने के लिए मना कर दिया। फिर उसने लगभग घंटों बाद में सेना को बुलाया और उसकी मदद से फिर टकराव भी हुआ। टकराव तो उसमें 11 बुनकरों को मार दिया गया था। नेक्स्ट चैप्टर है 1848 उदारवादियों की क्रांति। तो 1848 जब यूरोप देश गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, जो आपने समस्याएं पढ़ी अभी जो सुनी है, इन्हीं समस्याओं के प्रति वो क्या विद्रोह कर रहे थे। लोगों में विद्रोह आ गया। अब उनके से जो समानांतर पढ़े लिखे लोग थे उनमें भी एक क्रांति हो रही थी। तो फरवरी 1848 में घटना राजा को भी गद्दी छोड़नी पड़ेगी और एक गणतंत्र की घोषणा करी गई जिसमें सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मत अधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र अस्तित्व नहीं आए थे, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगरी साम्राज्य, वहाँ के उदारवादी मध्यवर्गों के स्त्री पुरुषों ने भी संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया और उनके बढ़ते जन संतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राष्ट्र निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। जर्मन इलाकों में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व सम्मेलन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया और 18 मई 1848 को, डेट याद रखेंगे, 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में आकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया और यह संसद कहाँ आयोजित हुई थी, सेंट पॉल चर्च में हुई थी। उन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया और इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जो संसद के अधीन रहना चाहते थे। जिसको किसका अधीन रहना था, संसद का अधीन रहना था। और जब प्रतिनिधियों ने पर्सा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसको अस्वीकार कर दिया और अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। जहां कुलीनवर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया था और वहीं संसद की सामाजिक आधार कमजोर हो गया था, तो इसलिए संसद के मध्यवर्गों का प्रभाव अधिक था जिन्होंने मजदूर कारीगरों की मांगों का विरोध किया था, जिनसे वो समर्थन खो बैठे और अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग हो गई। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवाद स्पष्ट था और आंदोलन में बड़े वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाएं सैकड़ों रूप से भाग लिया था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन भी स्थापित किए थे, अखबार भी शुरू किए थे, राजनीतिक बैठकों में प्रदर्शन भी किया था और उनके विरुद्ध असेंबली के चुनाव के दौरान भी मताधिकार से उनको वंचित किया गया था। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया, उनको वोट डालने नहीं दिया गया। हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब तो हुई, लेकिन वो पुरानी व्यवस्था को बहाल नहीं कर पाई। राज्यों को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। अतः 1848 के बाद वर्षों के मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों का आरंभ कर दिया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्र और रूस में भूदासत्व की बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई और हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा सहायता प्रदान की। हालांकि इस निरंकुश मैग्यारों को प्रभुत्व का रास्ता ही साफ हुआ।
यहाँ पर एक नए शब्द आते हैं विचारधारा। विचारधारा कहते हैं खास प्रकार के सामाजिक और या राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह विचारधारा कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और इससे अगला चैप्टर बेटा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। जब तक आप इसे 2-3 बार सुनेंगे और याद करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो आपको यदि कुछ क्वेश्चंस हैं तो वह क्वेश्चंस जरूर कमेंट्स में पुटअप करें। ओके, थैंक यू।